जो मेरा जो काम है ना, वो सारा उस तरह का काम है कि असल में हुआ क्या था, एक बार मैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में देखने गया। वहाँ पे जो संग्रह है उस संग्रह को देखने के लिए गया, तो वहाँ मैंने मिनिएचर पेंटिंग देखा था। उस पर लिखा था, ये चित्र लिखा फला फला, नाम लिखा था किसी कलाकार का कि ये फला ने चित्र लिखा है। तो हमको लगा यार चित्र लिखा, हमें तो चित्र बनाना बताते हैं, यूरोप में चित्र बनाया जाता है, मगर हिंदुस्तान ही है जिसमें चित्र लिखा जाता है। आप गांव-गांव में जाओगे, किसी से भी पूछोगे, वो चित्र लिखना ही बोलते हैं। मतलब और तो ये लिखना जो था ना, मेरे दिमाग में बैठ गया कि चित्र को लिखना, और हम जो पढ़ रहे थे उसमें चित्र बनाना था। तो बनाना और लिखने में बड़ा फ़र्क है। तो बाद में जब मैंने इसको और मतलब सोचा समझा और जाना, अध्ययन किया, तो समझ में आया कि बनाना बड़ा उस तरह का मामला है जो लिखने से बड़ा फ़र्क है। मेकिंग जो है, पेंटिंग मेकिंग जो है, एक बड़ी आर्टिफिशियल उसमें है, और लिखना मतलब बड़े मन से जैसे आ रहा है, अंदर से निकल के सब आ रहा है, उद्घटित हो रहा है, ऐसा लगा मुझे। तो फिर लिखना, तो मतलब मैंने सोचा फिर कैसे लिखें। तो हमारे यहाँ लिखने का जो तरीका है वो लाइनों के बीच में है, लाइनों के साथ है। तो मेरे काम में वो लाइन आई। जब लाइन आ गई तो अब ये था कि अब अपनी चीज़ें हमने उनके साथ लिखना शुरू कर दिया, बीच में लिखने दिया। तो हमने जो एलिमेंट चूज़ किया वो भी लीनियर एलिमेंट था, सेगमेंट था, लाइन का एक सेगमेंट, छोटा सा सेगमेंट लाइन का। तो उससे हमने उसको लिखना शुरू किया। तो हमने उन टेक्सचर्स के बारे में, उन रूपों के बारे में, वो उन सेगमेंट से लिखना शुरू किया। और उसकी खासियत ये थी कि हम दो सेगमेंट ऊपर और नीचे रखें तो बीच में भी एक लाइन बनती थी। अगर आप मेरे ड्राइंग देखोगे तो इन दो सेगमेंट के बीच में भी एक लाइन बनती है। तो इतनी ज़्यादा लाइनें उसमें उत्पन्न होने लगी। जैसे ही एक लाइन के बीच में, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन रखते थे तो लाइन बहुत ज़्यादा होने लगी, तो वो वाइब्रेट करने लगी, उनमें जैसे जीवन आ गया हो। तो ये लीनियर फॉर्म आने लगे। और अच्छा, लाइन की एक खासियत है कि वो नेचर में है नहीं, नेचर में आपको लाइन कहीं दिखेगी नहीं। तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है लाइन। तो लाइन जब उसका एलिमेंट भी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, सेगमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो फॉर्म भी एब्स्ट्रैक्ट बने। और लाइन की एक खासियत है कि आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हो, मतलब उसकी कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो। तो ये सारी जो खासियत जब उसकी पता लगी तो उसके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आने लगा। और वो हमको दूसरे लोगों की ड्राइंग से फ़र्क करके रख दिया उसने। क्योंकि दूसरे लोग जब लाइन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कप बनाने के लिए शुरू करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो कप में कन्वर्ट हो जाएगी लाइन, लाइन सेकेंडरी हो जाएगी। मेरे इसमें लाइन सेकेंडरी नहीं होती, लाइन प्राइमरी ही रहती है। क्योंकि मैं वस्तुओं को घेरता नहीं है, एक रूपकार को घेरता नहीं हूँ। तो जो दूसरे इस्तेमाल करते थे वो रूपों को घेरने में इस्तेमाल करते थे लाइन का। तो लाइन वहाँ पर सेकेंडरी होती थी, रूप प्राइमरी हो जाता था, प्रमुख हो जाता था रूप, वो रूप में कन्वर्ट हो जाती थी लाइन। तो लाइन का उस तरह से महत्व नहीं था। मगर मेरे ड्राइंग में, मेरे चित्रों में लाइन प्रोमिनेंट ही रहती है। और उसकी ये जो खासियत थी उसने मुझे दूसरों से अलग कर दिया। और उसमें अच्छा, और दूसरा ये था कि जब मैंने ये ड्राइंग शुरू की थी उस वक़्त ड्राइंग का इतना महत्व नहीं था, सेकंड ग्रेड का मीडियम माना जाता था ड्राइंग। ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर उसका बड़ा जोर था, उसको बड़ा प्रमुखता से लिया जाता था। ड्राइंग बहुत कम लोग करते थे उस वक़्त।
तो जो ड्राइंग हमने शुरू की और करते करते उसमें जैसे जैसे हमने उसको फैलाना शुरू किया, प्रदर्शनी में भेजना शुरू किया, प्रदर्शनी लगाना शुरू किया, तो बड़ा रिस्पांस मिलने लगा और मुझे भी लगा कि ये मेरे अंदर की बात है जो उसमें निकल के आ रही है, तो इसी को लेके करते रहना चाहिए। तो इसी को लेके, ड्राइंग को लेके सारे काम आगे बढ़ाए और किए जिस तरह से। फिर उसमें धीरे धीरे पहले मोनोटोनस करते थे और फिर थोड़े थोड़े से कलर उसमें आना शुरू हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अपने काम को उसमें आगे बढ़ाया। उसमें बहुत तरह के टेक्सचर यूज़ किए और बहुत तरह के इम्प्रेशन हमने लेना उसमें शुरू किए ड्राइंग में। तो ये सारी चीज़ों को हमने अपने उसके लाइन के साथ इन्वॉल्व किया, इसलिए वो थोड़ा सा दूसरे लोगों से फ़र्क ड्राइंग बनना चालू हो गया और उसको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला। और मुझे भी लगा कि ये मेरे लिए बड़ा सहज है इन चीज़ों को करना। करते करते भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते थे, इतना ज़्यादा मतलब मैं अपने सर्विस के दौरान भी मैं ड्राइंग मैंने छोड़ी नहीं, मैं करते ही रहता था। ऑफिस में भी करता रहता था, इवन बिहार म्यूज़ियम का जब डायरेक्टर था वहाँ पर भी मीटिंग में भी करता ही रहता था। लोगों को लगता था बड़ा अजीब सा लगता था, मगर मुझे वो हमेशा ड्राइंग करने की आदत की वजह से वो फ़ायदा हुआ कि मेरे को उसमें जो भी चीज़ें हो सकती थी, जितनी पॉसिबिलिटी थी, वो मैं एक्सप्लोर कर सका उस ड्राइंग करने में। तो ये मेरा सारा तरीका था कि अपने काम को बनाने का और उसको आगे बढ़ाने का, कि मोनोटोनस उससे शुरू किया और मोनो कलर आया, फिर मल्टी कलर आए, फिर अभी 2-3 कलर और उसको इंक के साथ मिलके मिक्स मीडिया के साथ करने लगा और बहुत सारी चीज़ों के इम्प्रेशन भी लेके उसमें मैंने काम किया। इस तरह से ये मेरी जर्नी जो है काम करने की बनी। और शुरुआत ड्राइंग की वो मिनिएचर पेंटिंग देखकर ही हुई थी, जिसमें ये लिखा था कि चित्र लिखा। तो वो लिखने ने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि लिखना मतलब चित्र में लिखना मतलब मेरे लिए अजीब बात थी उस वक़्त। मैं स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ होऊंगा तब कि मतलब उसमें बड़ा मतलब लिखना तो हम यही जानते, कविता लिखो, कहानी लिखो और कुछ चीज़ें लिखो, भाई पत्र लिखो, जो भी लिखो। वह चित्र लिखना मतलब मेरे लिए, मगर जब मैं भारत भवन में आया तो बहुत सारे लोग और आदिवासी कलाकारों से मिला, तो वो भी लिखना ही बोलते थे कि हमने ये चित्र लिखा है, ये हमने ये लिख दिया है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे कोरवा लोगों के जब चित्र देखे, वो भी एक लिपि की तरह थे। फिर बहुत बाद में जब गाय तोंडे के चित्र देखे तो वो भी लिपि दिखते थे मुझे। तो और हो सकता है वो उनसे प्रभावित रहे हों किसी प्राचीन लिपि से या कैसे भी, मगर वो उस तरह से दिखता था मुझे। तो वो लिखना मेरे लिए जो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया मेरे अपने काम के लिए। असल में है क्या कि हमारे स्वामी जी जो हमारे गुरु हैं स्वामीनाथन, जी स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन, वो लोक आदिवासी कलाकारों को भी अपने समकालीन ही मानते थे। और जब ये वाली बात आई, चूँकि हमको पढ़ाई के वक्त कुछ उस तरह की जानकारी नहीं थी कि उनका एक बहुत बड़ा संसार है। ये थोड़ा सा था कि फोक आर्ट भी कुछ होती है ऐसे, और ट्राइबल आर्ट के बारे में तो कुछ था नहीं उस वक़्त उसमें। तो जब उनके संपर्क में आए तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे विचार एकदम से उठने लगे कि भाई है तो ये भी हमारे समकालीन ही, वो चित्र रचना जैसी कर रहे हैं, वो भी अपनी परंपराओं को भी तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने गुरु की उस पर ही चल रहे हैं। धीरे धीरे उनमें भी बड़ा बदलाव होता है, हालांकि बहुत देर से होता है काम करते करते,
मगर उनके उसमें भी बदलाव होता है। हर आर्टिस्ट के हाथ का अलग अलग, हालांकि हाथी बना रहे होंगे तब भी वो फ़र्क हो जाता है एक आदमी का दूसरे आदमी से। तो क्योंकि वो सांचे का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने हाथ से बनाते थे। बाद में सांचे वाचे आए, मगर वो जो समकालीनता उनके उसमें थी, और जो अर्बन आर्टिस्टों के, नागरिक कलाकारों के उसमें चित्रों में जो समकालीनता थी, तो उसका बराबर का ही महत्व है। उसका ये नहीं है कि ये नीचे हैं और वो ऊंचे हैं। अगर शहर में रहते हैं तो वो ज़्यादा वो है, मगर शुरुआत से अगर देखा जाए तो उनके उस पर ही, पीठ पर हम खड़े हैं। जब उन लोगों ने, हमारे पूर्वज जो भी, जिन्होंने भी चित्र रचना की होगी, उन सब के चित्रों को देखते देखते आज हम इधर आए हैं। मतलब ये शुरू से ही ऐसे तो नहीं थे। शुरू से तो अगर जैसे आप प्री हिस्टोरिक उसमें देखेंगे, जैसे भीमबेटका में आप चित्र देखेंगे तो वो अलग तरह के हैं, मगर ये है कि वो नहीं होते तो आज ये भी नहीं होते। तो वो परंपरा तो है। और दूसरा ये है कि इसमें अभी ये जो फ़र्क आया है देखने का, पहले ये था कि वस्तु को जैसा का तैसा बनाना ही कला थी, है ना। फिर ये आया कि उसमें कुछ और होना चाहिए, तो उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू किया, वस्तुओं को अलग, जैसे आदमी के हाथ पैर वैसे के वैसे ना बना के अपने तरीके से बनाना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने फिगर को उस तरह से डिस्टॉर्ट करके बनाना शुरू किया। फिर ये था कि नहीं, इससे अलग कुछ होना चाहिए, तो अमूर्तता के उसमें आ गए कि जो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं और ऐसा कुछ हम चित्र बना रहे हैं जो हमारे देखे दिखाए के रूपों से नहीं मिलते हैं, तो वो अमूर्त कहना शुरू किया। जबकि वो चित्र में आते हैं तो वो मूर्त हो ही जाता है, कहीं ना कहीं उसका, प्रकृति में तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व दिखता ही है। दूसरा ये भी है कि फिर वो जो टाइटल रखना, अनटाइटल कर देना, तो ये भी, इसमें भी वो था कि द्वंद्व था कि भैया आप टाइटल क्यों नहीं रखते, या कोई टाइटल रख देता है। तो उसमें मेरा सोच तो ये था कि अगर हम टाइटल रखते हैं तो हम उसको सीमित कर देते हैं, जिसमें ये है कि आपकी सोच वहीं आके अटक के रह जाती है। अगर हमने किसी पेड़ को जैसे बना दिया और कह दिया कि ये पेड़ है, तो वो आप पेड़ के आसपास ही रहेंगे और उससे ज़्यादा आप सोच नहीं सकते। मगर हमने कुछ ऐसी चीज़ रच दी जिसका कोई परिचित रूप आपके पास नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है, तो फिर वो आपके लिए बेचैनी पैदा कर देता है कि ये है क्या। तो अगर आपने उसको टाइटल रख के कोई नाम दे दिया तो फिर आप उसके आसपास ही घूमेंगे, आपके कल्पना शक्ति जो है उसका कोई विस्तार नहीं होगा, उसके आसपास ही उसमें आप कल्पना करते रहेंगे। तो ये उसका समकालीनता में एक ये फ़ायदा हुआ कि एक चित्र को बहुत सारे लोग अपने अपने दृष्टि से देखते हैं और अपनी अपनी दृष्टि से ग्रह करते हैं, अपने अंदर लेते हैं उसको। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो चित्र आपका सीमित नहीं है। तो समकालीनता में जो चित्र रचना जो हो रही है, जिसको हम अमूर्त कह रहे हैं या अनटाइटल्ड कह रहे हैं, तो वो एक ऐसा रास्ता खोल देते हैं सबके लिए कि वो सबके लिए अलग अलग होता है। उसका कोई फिक्स, सीमित कुछ नहीं है उसमें, असीमित संभावनाओं के साथ वो आपके सामने होता है। जो कुछ है वो अभी है। असल में हम जो है बड़ा भ्रम में रहते हैं हमेशा कि अमूर्त और अमूर्तीकरण में। तो अमूर्त और अमूर्तीकरण का फ़र्क अगर जिसको मालूम होगा तो उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है कि ये है क्या। अमूर्तीकरण ये होता है कि जो पहले से स्थापित रूप है उनमें फेर बदल जैसे कुछ करोगे तो उनका अमूर्तीकरण हो जाएगा। मतलब जो मूर्त रूप है उसमें फेर बदल करके अमूर्तीकरण किया, वो वैसे अब है नहीं। और अमूर्त में ये है कि वो ऐसे रूप हैं
जो हमें दिखते तो नहीं है, हमें नहीं दिखते साधारण रूप से, और हमने उनको चित्रित कर दिया है। तो चित्रफलक पर आने तक तो वो अमूर्त रहते हैं, और चित्रफलक पे आ गए, कैनवास पे आ गए तो मूर्त हो जाते हैं वो। तो ये जो सारा मामला है कोई बहुत अलग नहीं है, वो ही है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो जब तक सोच रहे हैं तब तक अमूर्त है, और जैसे ही वो चित्त पे आ जाएगा तो वो अमूर्त ख़त्म हो जाएगा, वो उसका मूर्तिकरण हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका रूप आ जाता है। तो ये दो चीज़ें उसमें हमेशा काम करती हैं, मूर्त और अमूर्त में, और ये बड़ा भ्रम भी फैलाती हैं कि मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। हालांकि हम जितने जीवन में मूर्त रूप से रहते हैं उतना ही अमूर्त रूप से भी रहते हैं। हवा है, पानी है, बादल है, सोच है, भ्रम है, स्मेल है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मूर्त रूप नहीं है, तो आप उनके साथ जी रहे होते हैं। तो मगर हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है कि हम इतनी अमूर्त चीज़ों के साथ जो जी रहे हैं, और जबकि हम उनको महसूस कर, हवा को हम महसूस करते हैं, हवा हमको छू के भी जाती है, मगर वो उसको हम कोई रूप में नहीं देख सकते। ऐसे पानी को किसी रूप में नहीं देख सकते, आप बादल को किसी रूप में नहीं देख सकते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब वो जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो महसूस होती हैं। अब मान लो आपको गुस्सा आया, तो आप गुस्से का कोई रूप नहीं देख सकते, मगर आप महसूस कर सकते हो कि इसको गुस्सा है। तो इतनी सारी अमूर्त चीज़ों के साथ हम रहते हैं। तो और ये इसका भ्रम भी ये रहता है कि ज़्यादातर तो लोग, जैसे अब भगवान, कितने लोग भगवान को मानते हैं और उनके साथ रहते हैं, महसूस करते हैं, मगर उसका कोई रूप नहीं है। जो आप बना देते हो तो वो तो सीमित हो गया, और बनाते आदमी की तरह ही हो भगवान को, तो आदमी की तरह कैसे हो सकता है भगवान? भगवान अगर मान लो कोई की आस्था है भगवान में और इस दुनिया का रचयिता वो है, तो वो आदमी सरीका नहीं हो सकता, क्यों? आदमी के बस का है ही नहीं ये पूरी दुनिया, उसको रचना, उस तरह से सोचना करना। तो ये उससे कोई अलग ही चीज़ होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग क्या करते थे? 4 हाथ लगा दिए, 6 हाथ लगा दिए, 10 सर लगा दिए, कुछ मतलब कुछ और दूसरे पार्ट लगा दिए जानवरों के, पक्षियों के। तो ऐसे उसको अलग बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो सब वही चीज़ बना रहे थे जो आसपास देख रहे थे, जो पहले से ही भगवान ने बनाई हुई हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ रहते हैं जिनका बस हमें अनुभव होता है, मगर उनका रूप कोई दिखता नहीं है। और जैसे ही हम रूप बनाने जाते हैं तो वो सीमित हो जाते हैं। तो ये जो मूर्त और अमूर्त का जो मामला है वो यही है कि जब तक विचारों में है तब तक तो अमूर्त है। जैसे ही आपने उसको कैनवास पे उकेरा तो उसका जो मूर्तिकरण हो जाता है। जहाँ तक मेरे शोज़ का सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेरे शो हो चुके हैं, और करीब 25-30 शो तो कर चुका ही हूँगा, 1 मैन शो। और ग्रुप शो तो बहुत, हर साल जैसे हम 5-6 ग्रुप शो में भाग ले लेते हैं, तो एक आध उसमें 1 मैन शो भी हो जाता है। तो 1 मैन शो थोड़े से क्योंकि इतनी जल्दी नहीं दिए जा सकते, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, मगर फिर भी 25-30 तो 1 मैन शो किए ही होंगे। और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, इन सब जगह जो है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बेंगलोर, इन सब में मतलब हम शो कर चुके हैं हमने गैलरीज के साथ। गैलरी के उसमें ही किए हैं सारे शो, स्पॉन्सर शो किए हैं। अपने खुद हो के ऐसे कोई भी शो हम नहीं करे। सिर्फ हमने शुरुआत में बम्बई में किए थे जो खुद हो के, उसके बाद ऐसा बन गया था कि गैलरी खुद पकड़ने लगी और काम मतलब उस तरह से
रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा और इसी दौरान नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी हमको मिल चुके थे। तो करीब करीब उस तरह से पहचान बन गई थी कि हमें उस तरह से भटकना नहीं पड़ा कि काम ले लेके कि गैलरी में हमारा काम ये है। और ज़्यादातर तो ये बड़े आर्टिस्टों का ही बड़ा सहयोग मिलता था, वो रिकमेंड कर देते थे कि भाई इधर कर लो उधर कर लो, तो ऐसे हो जाता था शो। ये है कि जैसे फ्रांस में, जापान में, कनाडा में और इंग्लैंड में, मतलब और ये जर्मनी में, तो ऐसे कई देशों में मतलब उस तरह से अपॉर्चुनिटी हुई। अरब कंट्रीज़ में जो थे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली अपने काम को दिखाने की। तो ऐसे कई देशों में मतलब उस तरह से याद अभी नहीं आ रहे, मगर ये है कि इन देशों में तो करीब करीब हमने अपने काम को प्रदर्शित किया और दिखाया। तो इस तरह से और दूसरा इनमें रेजिडेंसी भी हमको मिली, रियाद में मिली, दुबई में मिली और इसमें कतर में मिली। तो ऐसे कई जगह अरब कंट्रीज़ में रेजिडेंसी भी मिली, जापान में भी मिली, कनाडा में भी मिली, फ्रांस में भी मिली। तो ये इन चीज़ों ने बड़ा समृद्ध किया हमको और वो उन सब के म्यूज़ियम देखने को भी मिले जो बड़े फेमस म्यूज़ियम थे। इटली के भी जैसे म्यूज़ियम देखे, तो वो जो हम हिस्ट्री में पढ़ते थे बहुत सारी चीज़ों का हमने रूबरू देखा। मोनालिसा को जैसे पढ़ते थे तो हमने बिल्कुल पास से सामने से देखा। युवा कलाकारों के लिए तो मेरे राय से यही है कि वो काम करते रहें बगैर किसी फल की चिंता वो ना करें कि हमें कुछ दिन काम किया और फल मिलना शुरू हो जाए उसका। मगर ये है कि काम में जैसे ही आकर्षण बढ़ेगा, उनका ताकत आएगी और कुछ अच्छा काम निकलेगा, कलात्मक अर्थवत्ता के साथ आएगा, तो अपने आप ही उनको फल मिलना शुरू हो जाएगा। लोग पकड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो आपने काम किया है वो आकर्षित करता है, उसमें आपकी ऊर्जा आ जाती है। जिस दिन आपकी ऊर्जा उस आपके काम में आ जाएगी तो वो अपने आप ही दूसरे लोगों को बुलाना शुरू कर देगा और कहना शुरू कर देगा मुझे देखो। कुछ चित्र जब आप किसी प्रदर्शनी में जाते हैं तो कुछ चित्र बुलाते हैं, आपको कहते हैं मुझे देखो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ज़रूर उस आर्टिस्ट ने अपनी ऊर्जा उसमें उंडेल दी है। तो वहाँ मेकिंग नहीं है, उद्घटित है, उद्घटित हुए हैं, वो प्रकट हुए हैं। तो प्रकट होना, उद्घटित होना वो एक बहुत वैसी चीज़ है जो अंदर से आई हुई होती है। मेकिंग नहीं है, उसमें आर्टिफिशियलनेस नहीं है कि बनाया, बनावटी कुछ नहीं है, अंदर से आई हुई चीज़ है। तो वो उसका आकर्षण अलग ही होता है, वो अपने तरफ खींचती है और बुलाती है। और दूसरा ये भी है कि आप ज़्यादा काम करते हैं बगैर किसी फल के लिए, तो वो आपका इन्वॉल्वमेंट उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बातचीत होने लगती है। आप जब काम करते हैं तो आपका काम खुद ही बताने लगता है कि मुझे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जब आपकी बातचीत होने लगती है तो आपकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र होती है, वो आपको आकर्षित करती है। तो यह युवा लोगों के लिए यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जितना कर सकते हैं। ये सारी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए साइनेप्स इंटरनेशनल आर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है ये सारा इंटरव्यू या बातचीत दूसरे लोगों के लिए भी कुछ मार्ग प्रशस्त करेगी। धन्यवाद।